जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एसएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, करंट अफेयर की ऐसी क्लास जिसमें टॉपिक का कंप्लीट कवरेज होता है, टॉपिक को करंट टू कोर ऐसे डिस्कस किया जाता है कि आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाते हैं और जब भी एग्जाम में आपको यहां से कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो उसकी छूटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आज के इस लेक्चर में भी ऐसा ही करंट टू कोर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे उन मुद्दों को जो हाल ही में चर्चा में रहे और जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। हाल ही में चर्चा में रहा पहला मुद्दा है आपका एनआईए ऑपरेशन ध्वस्त। एनआईए अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इस एजेंसी को 2009 में स्थापित किया गया था। ये भारत में आतंकवाद, राष्ट्र की सुरक्षा और उग्रवाद के खिलाफ एक संस्था के तौर पर स्थापित की गई है, जिसने हाल ही में ऑपरेशन ध्वस्त स्टार्ट किया है, जिस वजह से चर्चा में है। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे ऑपरेशन ध्वस्त क्या है और एनआईए के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फिर हम बात करेंगे ई मालखाना की, जो कि विशाखापत्तनम पुलिस कमिश्नरेट जो है उसके द्वारा शुरू करने की तैयारी है और ई मालखाना के तहत जब्त की गई संपत्ति और सबूतों को विशेष तौर पर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भंडारित करने की व्यवस्था करने का प्रावधान है। इसमें भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे सीसीआई और ईसीए के बारे में, जो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक समझौता हुआ है। अब सीसीआई जो है वो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग है और जो ईसीए है वो मिस्र का, हम बोल सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण है। इन दोनों के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है जिसको लेकर ये दोनों चर्चा में है। तो मिस्र के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे हम यहाँ पे और भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जाति आधारित सर्वेक्षण की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसके ऊपर एक निर्णय दिया है। क्लियर? तो ये भी चर्चा का विषय है। और फिर बात करेंगे दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, जो अरुणाचल प्रदेश में हुई है अभी और भारत ने इसमें अच्छे मेडल्स जीते हैं, तो इस बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सभी आपके आज की चर्चा के मुद्दे हैं। आपसे आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, जो जो चीज बता रहा हूं वो आप लोग नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर को। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या किया हाल ही में? आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों, इनके जो आपस में नेटवर्क जुड़े हैं, इन नेटवर्क को लक्षित करते हुए ऑपरेशन ध्वस्त नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। तो ये राष्ट्रव्यापी अभियान है एनआईए का, ऑपरेशन ध्वस्त, जिसको वो आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को याद रखना है कि ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए के द्वारा चलाया गया एक अभियान है आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए। एनआईए की बात करें दोस्तों, तो एनआईए स्थापना हुई थी 2009 में और इसकी स्थापना के लिए 2008 में एक अधिनियम पास किया गया था, जिसके आधार पर 2009 में एनआईए की स्थापना की थी। इसका मतलब एक सांविधिक निकाय है। ये जो निकाय है ये एक विशेष न्यायालय वाला निकाय है, याद रखिएगा। इसका एक विशेष न्यायालय होता है और एनआईए जो है वो एक अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर जाना जाता है। किसके अधीन है? भारत के गृह मंत्रालय के अधीन है। अगर उस पृष्ठभूमि की देखें जिसमें एनआईए की स्थापना की गई थी, तो 2008 में मुंबई में हमला हुआ था आतंकवादियों का, 26/11 के नाम से आप जानते हैं। जब ये हमला हुआ था तो पूरा भारत दहल गया था। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सबको एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। सबके बोल सकते हैं कि दिमाग में ऐसा आ गया था कि भाई किस प्रकार से हमला किस वजह से हो गया, और हम सबको हिलाकर रख दिया था मुंबई हमले ने 26/11 के। इसके बाद उस समय की सरकार थी यूपीए सरकार, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आतंकवादी व्यवस्था की जांच के लिए 2008 में अधिनियम बनाया। चिदम्बरम साहब लेकर आए थे इसका प्रस्ताव और उस अधिनियम के बाद 2009 में एनआईए की स्थापना की गई थी और इसको गृह मंत्रालय के अधीन एक व्यवस्था बना दिया गया था, जो भारत में आतंकवादी गतिविधि करने वालों, भारत में जो टारगेट किलिंग करते हैं, भारत में ड्रग तस्करी करने वाले, हथियारों की तस्करी करने वाले, जबरन वसूली करने वाले गैंगस्टर लोग जो हैं वो, यहाँ तक कि खालिस्तान संगठन में जो आतंक है, इन सभी की जांच करने का जो काम करता है वो एनआईए करता है। और भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने के लिए, उग्रवाद और आतंकवाद की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर एनआईए आज काम करता है, जो कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र स्तर पर काम करता है। जो भी राज्य हैं, राज्य की जो पुलिस है या अन्य जांच एजेंसी हैं, उन पर सर्वोच्चता प्राप्त है किसको?
एनआईए को ये याद रखेंगे। तो एनआईए इस प्रकार का राष्ट्रीय स्तर का एक निकाय है जो कि 2009 में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये एनआईए की बात की। और ऑपरेशन ध्वस्त जो है वो आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाया जा रहा है राष्ट्रव्यापी अभियान है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो अगला टॉपिक है ई मालखाना। विशाखापत्तनम पुलिस कमिश्नरेट ने आंध्र प्रदेश में जून 2023 तक सभी 23 पुलिस थानों में संपत्ति और साक्ष्यों के लिए एक वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली जिसका नाम है ई मालखाना की शुरुआत करने की तैयारी है। अब देखिए, ई मालखाना जो है वो किस लिए है? संपत्ति और साक्ष्य। जब भी पुलिस कहीं पर रेड करेगी, छापा करती है, एक्शन लेती है, तो कुछ ना कुछ संपत्ति वसूलती है, कुछ ना कुछ सबूत उसके हाथ लगते हैं। अब उन संपत्ति और उन सबूतों को आप संरक्षण करना पड़ता है, आपको उसका भंडारण करना पड़ता है। तो उसके वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली के तौर पर ई मालखाना को शुरू किया जा रहा है। कहां? आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम में। अब ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं संपत्ति और साक्ष्य जो कहीं जब्त किए जाते हैं उनके दक्ष भंडारण के लिए कहीं ना कहीं स्थापित किया जा रहा है। अभी तक वहां पर जो भी इन सब चीजों का भंडारण होता है वो पारंपरिक व्यवस्था के तहत होता है, और इस पारंपरिक व्यवस्था से जब भंडारण करते हैं तो इसके तहत कहीं ना कहीं बाद में जब जरूरत पड़ती है तो उनको ढूंढने में कठिनाई हो जाती है और समय पर चीजें नहीं होने के कारण दिक्कतें होती हैं। न्याय व्यवस्था में, जांच प्रक्रिया में इसके कारण देरी हो जाती है। तो अब इसको क्या किया जा रहा है? ऑनलाइन किया जा रहा है, डिजिटल कर दिया जाएगा। ऐसे में इस भंडारण की व्यवस्था के अंतर्गत पारदर्शिता भी आपको देखने को मिलेगी और काम शीघ्र होंगे। अनावश्यक देरी जो हो जाती थी न्याय व्यवस्था में, कार्यवाही में, वो नहीं होगी। कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत क्या होगा? एक स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत बॉक्स होगा। इस बॉक्स पर लेबल लगा होगा, इस बॉक्स पर इसके कोड लिखे होंगे, साथ ही साथ इस बॉक्स पर क्यूआर कोड लिखा होगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तुरंत ही उससे संबंधित जानकारी को पा सकते हैं। तो ये बहुत आसान, बहुत जल्दी काम हो जाएगा भंडारण की दृष्टि से। इसलिए इसको हम बोलते हैं संपत्ति और जब्त किए गए साक्ष्य के भंडारण दक्षता स्थापित करने की कोशिश की गई है विशाखापत्तनम पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, याद रखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सीसीआई और ईसीए के बीच समझौता ज्ञापन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई, क्लियर, और मिस्र का जो प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण है ईसीए के बीच में एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। मतलब इन दोनों के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दे दी है। और ये मंजूरी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतिगत जो आपका सहयोग है उस पर एक इंपॉर्टेंट कदम माना जा रहा है। अब ये जो कदम उठाया गया है ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 18 के तहत उठाया जा रहा कदम है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम भारत में 2002 में लेकर आए थे। इस अधिनियम की धारा 18 में व्यवस्था की गई है कि प्रतिस्पर्धा आयोग अपनी जांच के हिसाब से अपनी व्यवस्थागत चीजों को स्थापित करने के लिए चाहे तो जरूरत पड़ने पर दूसरे देश के जांच संबंधी व्यवस्था को स्थापित कर सकता है, ये इसमें कहा गया। तो इसके तहत ही ये समझौता एमओयू है वो हस्ताक्षर करने की मंजूरी मिली है। अब अगर हम प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो 2002 में तो बन गया था प्रतिस्पर्धा अधिनियम। इसके तहत 2009 में राघवन समिति की सिफारिश पर ही इसको स्थापित किया गया है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय का मतलब यह है कि इसमें कई सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ये जो सदस्य और अध्यक्ष इनकी जो नियुक्ति का काम होता है ना दोस्तों, वो याद रखिएगा वो केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति का काम किया जाता है। और इनके लिए जो योग्यता है वो योग्यता क्या होना चाहिए? नंबर 1, 15 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, वाणिज्य, अर्थशास्त्र की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से इनके पास कहीं ना कहीं अनुभव होना चाहिए। तो 15 वर्ष का तो अनुभव है, बता दिया किन किन क्षेत्र में चाहिए। नंबर 2 बोलेंगे हाई कोर्ट का, बोल सकते हैं जज रहा हो या बनने योग्य हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो इसके यज्ञ बनने योग्य होगा, ऐसे किसी व्यक्ति को आप इसके सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार की नजर में कहीं ना कहीं ज्ञानवान व्यक्ति भी होना चाहिए, उसी को प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर बनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। कब बनाया गया था प्रतिस्पर्धा आयोग? 2009 में किस समिति की सिफारिश पर?
राघवन समिति की सिफारिश पर। अब ये काम क्या करेगा दोस्तों? काम करेगा बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसको देखेगा। ये बाजार में कहीं ना कहीं व्यापार की स्वतंत्रता बनी रहे, वो देखेगा। उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उनको देखेगा, और किसी भी प्रकार से अगर बाजार में एक ऐसी प्रक्रिया देखने को मिल रही जो प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है, अनुचित है, उन सभी चीजों को, अवांछित चीजों को रोकने का काम करता है कौन? प्रतिस्पर्धा आयोग। ये याद रखेंगे, जो कब बनाया गया था? 2009 में। इसके लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम भी पास किया गया था, है ना। कब बनाया था प्रतिस्पर्धा अधिनियम? सन 2002 में। तो ये प्रतिस्पर्धा आयोग था जो 6 सदस्यीय है, याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रतिस्पर्धा आयोग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर इजिप्ट की भी बात होगी। इजिप्ट मतलब मिस्र। मिस्र देखिए अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर ऊपर जाएंगे तो भूमध्य सागर है, ठीक है। पश्चिम में जाएंगे तो लीबिया है, दक्षिण में जाएंगे तो सूडान है, पूर्व में जाएंगे तो लाल सागर है, और अगर उत्तर पूर्व में जाएंगे तो यहां पर आपको गाजा पट्टी और पूरा इलाका देखने को मिलता है इजराइल का। तो ये उत्तर पूर्व में है। अब यहां पर सिनाई जो है एकमात्र प्रायद्वीप है। ये सिनाई प्रायद्वीप जो है वो दक्षिण पश्चिम एशिया का हिस्सा है। तो सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से दक्षिण पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ है क्या? मिस्र। यहां से आपको दिखती है आपको स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो मैं पहले काफी बार चर्चा कर चुका हूं। 1859 से 1869 के बीच में बनती है। 190 किलोमीटर के आसपास ये नहर बनाई गई थी, जो अभी मिस्र के कब्जे में है। क्लियर? जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। इजिप्ट की राजधानी यहां पर आपको देखने को मिलती है काहिरा इसकी राजधानी है। और यहां से आप लोगों को देखने को मिलता है नील नदी। तो नील नदी से यहां पर कई सारे नहरें निकाली गई। तो कृषि की दृष्टि से मिस्र जो है वो बेहतर है, जहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। कपास यहां पर बेहतर मिलता है, सफेद लंबे रेशे वाला कपास मिस्र में देखने को मिलता है। और मिस्र आपको दोस्तों पिरामिड को लेकर आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं चर्चा में दिखाई पड़ता है। मिस्र के पिरामिड विश्व प्रसिद्ध हैं। और इसके आगे जाएं तो 1922 में 18 फरवरी के आसपास मिस्र जो है उसको यूके से, ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। और इसके बाद लगभग 1953 तक आते आते गणराज्य के तौर पर स्थापित होता है मिस्र, जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा है। यहाँ पर अधिकतर लोग जो होते हैं वो अरबी भाषा बोलने वाले होते हैं। और अब्देल अल सीसी जो है वो यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ के? मिस्र के। और मिस्र जो रहा वो भारत का प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण व्यापारी सहयोगी भी रहा है, याद रखिएगा। और यहाँ पर मिस्री पाउंड जो है वो यहाँ की प्रमुख मुद्रा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो चलती है मुद्रा को पाउंड इसलिए लिखा क्योंकि लंबे समय तक ब्रिटेन ने राज किया, तो इन्होंने अपनी मुद्रा को पाउंड यहाँ पर रख लिया है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो मिस्र से इस प्रकार से यहाँ से निकलती है और सिनाई के माध्यम से ये एशिया से जुड़ा हुआ है, वरना ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है मिस्र। जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है मिस्र की, ये याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग पर भी इसका कब्जा दिखाई पड़ता है। तो ये सब किसके बारे में इंपॉर्टेंट बात की हम लोगों ने? मिस्र के बारे में, है ना। सुएज नहर इसी के कब्जे में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जाति आधारित सर्वेक्षण। जाति आधारित सर्वेक्षण की बात करें तो चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में, कहा? बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक को हटाने के आदेश को वापस कर दिया। याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश रोक थी, उसको हटाने का आदेश वापस कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए चर्चा में है। और बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और स्थिति और शैक्षणिक स्तर पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण ये शुरू किया था। तो याद रखिएगा, जाति आधारित सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? बिहार सरकार ने। किस चीज के लिए किया था? तो सामाजिक, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्तर पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए जातिगत आधार पर सर्वेक्षण किया था, बिहार सरकार ने शुरू किया था, जिस पर कहीं ना कहीं यहां पर कोर्ट का निर्णय आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां देखिए कि अगर हम बात करें भारत में जनगणना की, ये तो जाति आधारित जनगणना हो गई।
भारत में अगर जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मियो के समय पे प्रायोगिक आपको जनगणना देखने को मिलती है, प्रायोगिक, है ना। ये जनगणना वैज्ञानिक आधार पर शुरू की गई पहली प्रायोगिक गणना थी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 1872, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1881 में, जब लॉर्ड रिपन भारत में क्या थे, वायसराय था। इस समय आपकी जो नियमित 10 वर्ष में जो जनगणना होनी चाहिए वो गणना का काम शुरू किया गया। तो 1881 से भारत में लगातार नियमित जनगणना का काम देखा जा रहा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए तो 1931 में आपको पहली बार जाति आधारित कुछ आंकड़े इकट्ठे करते दिखाई पड़ते हैं और इसके बाद सीधे 2011 में इस प्रकार के आंकड़े एकत्र किए गए हैं और अब बिहार सरकार इस प्रकार की गतिविधि करवा रही थी, ये आंकड़े थे। अब मुद्दा ये कि जाति आधारित गणना क्यों करवाना है, तो जाति आधारित गणना करवाने के पीछे बताया जाता है कि आप चाहते हैं कि जाति के आधार पर अगर गणना करवा ली गई तो जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कल्याणकारी योजनाओं को उनके लाभार्थी तक पहुंचाने का काम इसके आधार पर किया जा सकता है, योजनाओं का निर्माण इसके आधार पर किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पहचान करके उनको लक्षित करते हुए उसी स्तर पर योजनाओं को चालू किया जाएगा जिसके माध्यम से समाज में असमानता को दूर किया जा सकता है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि किस जाति के कितने लोग हैं तो आप असमानता को दूर करने का काम कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला गया कि कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करने, उससे लोगों के कल्याण करने और कहीं ना कहीं असमानता को खत्म करने के लिए जाति आधारित गणना करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर आपने इस प्रकार से करवाया तो यहाँ पर सामुदायिक विद्वेष जो होता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जाति आधारित पर जो समाज में एक प्रकार का विभेद वो बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि विभेद रहित समाज हो तो इस प्रकार की गणना वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है और गलत भी प्रतीत होता है। अच्छा किस दृष्टि से प्रतीत होता है कि आप चाहेंगे कि गणना करवाएं तो लोगों का पता चल जाएगा, उस हिसाब से योजना लगवाएंगे तो उनका कल्याण किया जा सकता है और समानता स्थापित की जा सकती है। लेकिन बुरा किस दृष्टि से लगता है कि समाज में भेद बढ़ने लगेंगे जाति के आधार पर। दूसरी तरफ इसका राजनीतिक प्रयोग और ज्यादा किया जा सकता है तो देश की राजनीति में ये फिर और ज्यादा सेंट्रलाइज मुद्दा हो जाएगा। अभी तो है ही सही, और ज्यादा सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या किया जाए, इसका निष्कर्ष आप ये समझ सकते हैं कि आपको समानता स्थापित करने की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट रूप से ये किया जा सकता है, उसके लिए एक बेहतर साधन साबित हो सकता है, ये कहा गया है। तो याद रखिएगा कि जाति आधारित गणना इसीलिए सरकारें जो है वो करवाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ सरकारें इससे पीछे हटती हैं। जिनको कहीं ना कहीं हानि हो सकती है अपनी राजनीति में वो इससे पीछे हटती है और जिनको लाभ हो सकता है वो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े बताए मैंने। अब बात करते हैं दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, जो हाल ही में 14 से 17 मई तक आंध्र प्रदेश के ईटानगर में आयोजित की गई थी, जिसमें 6 देशों, जिसमें भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत इसमें चमका है, भारत इसमें 16 गोल्ड जीते हैं, याद रखिएगा। तो युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का दबदबा रहा है, 16 गोल्ड भारत ने जीते हैं। और आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो याद रखेंगे, आ सकता है कहां हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में, कहां, ईटानगर में हुई थी। कितने देशों ने भाग लिया था, 6 देशों ने, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है चक्रवात मोर्चा। चक्रवात मोर्चा को लेकर मैंने अलग से स्पेशल लेक्चर कर रखा है, उसको आप देखिएगा। लेकिन म्यांमार में इसके प्रभाव को देखते हुए भारत ने म्यांमार में ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है करुणा। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में भारत का बचाव अभियान है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। फिर है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, कब मनाते हैं, तो 19 मई को मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, तो ये सभी के सभी आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो या इन डिटेल करंट को आपके साथ डिस्कशन किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।